हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त द इंडियन कोडर आज लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट कर लिया था। तो पहले तो देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट एज प्रोमिस्ड कंटेंट लाऊंगा, बेस्ट लाऊंगा, और अब इसके बाद किसी भी लेक्चर में देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे मेरे साथ। और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के देता हूँ। आप प्लीज़ वहाँ मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंसी एंड इंस्ट्रक्शंस। जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा या उसको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ पहले चैप्टर नंबर 1 को देख लो, फिर आना यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आज हम देखेंगे ऑपरेटर, प्रेसिडेंसी एंड इंस्ट्रक्शंस। तो देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में अभी तक क्या देख लिया कि बेसिक्स, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, फिर वेरिएबल्स को किस तरह नेम करना है, सी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, कमेंट्स किस तरह देने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे वेरिएबल्स तो होते हैं 3 तरह के, जो कि फ्लोट होते हैं, इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, बट उनको नेम किस तरह करना है, उनको डिक्लेयर किस किस तरह करना है, वो हमने देख लिया, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, राइट। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में operators, presidency and instructions. तो a C program works when several instructions are being given to the compiler. तो आपको पता ही है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को देते हैं तभी तो सी प्रोग्राम वर्क करता है ना। मैं कंपाइलर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 7, तो तभी कंपाइलर वर्क करेगा ना। उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ए जो है एक इंटीजर है जो कि इंटीजर वैल्यू 7 को स्टोर करेगा। तो ए नाम का एक ब्लॉक यहाँ पे बन गया होगा क्योंकि हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी थी। अब उस ए ब्लॉक में एक इंटीजर वैल्यू आनी थी और उस इंटीजर वैल्यू का नाम है 7, राइट। ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया है। ओके, तो जस्ट लाइक व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग सेवरल इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन टू द वर्कर्स, लाइक व्हाट, हाउ एंड विच मटेरियल टू यूज। ठीक उसी तरह सी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दी जाती है जिस तरह की एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का काम चला है और उस बिल्डिंग में बनाने के लिए जो वर्कर्स लगे उनको उनके हेड के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है कि कौन सा मटेरियल किस तरह यूज करना है या क्या यूज करना है, फाइन। तो देखो, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास दो तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, नंबर 2 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो ये तो आप चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हो, ठीक है। फर्क इतना है इसमें, आप थोड़ा मींस चैप्टर नंबर 1 में आपने बेसिक करा था, इसमें आप थोड़ा वास्ट लेवल तक चले जाओगे और इसमें एक चीज और सीखोगे आप। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में आप एक चीज और सीखोगे, ठीक है। तो आई होप आप एक्साइटेड होंगे। तो आ जाओ अपने कोड एडिटर पे। आपको पता है कोड एडिटर कैसे खोलना है। अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लो, जैसे मैंने ये बनाया, द इंडियन कोडर के नाम से मैंने बनाया है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे ओपन विद कोड, फाइन। चैप्टर नंबर 2 के पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो मैं नाम भी टाइप डॉट सी ही देता हूँ, ठीक है। ओके, सो आ जाओ अपने नोट्स पे। क्या बोला है, व्हाट इज टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन? इट डिक्लेयर्स द टाइप दैट वेदर ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज फ्लोट और इंट, ठीक है ना। ये कंपाइलर को ये डिक्लेयर कर देता है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन डाली वो भी फ्लोट है या इंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे दी, भाई जो ए है ना वो एक फ्लोट वैल्यू लेगा जो कि है 1.1। मींस हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, हमने ए को फ्लोट डिक्लेयर कर दिया। देखो ना, सबसे पहले क्या होगा, दुनिया में सबसे पहले कुत्ता पैदा हुआ होगा, फिर हमारे किसी पूर्वज ने या किसी बंदे ने उस जानवर को, पैदा होते थोड़ी उसका नाम कुत्ता था, उस जानवर को डिक्लेयर कर दिया आज से ये कुत्ता है। हमारे लिए किसी ने डिक्लेयर कर दिया होगा ये इंसान है, वैसे ही ए के लिए डिक्लेयर कर दिया वो एक फ्लोट है। यही तो है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, कि हर एक वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना, ठीक है। अब बी का टाइप भी फ्लोट है,
उस वाले चैप्टर नंबर 1 के नोट में ए का टाइप क्या था, इंट। यहाँ पे बी का टाइप है फ्लोट, यहाँ पे ए का टाइप है फ्लोट। तो यही है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब मैंने यहाँ पे दो सिनेरियोज दिए हैं। पहले तो सिनेरियो नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले मैंने ए को डिक्लेयर करा, फिर बी को डिक्लेयर करा, ठीक है। तो करते हैं, पहले तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। आगे जाके एक शॉर्टकट भी होता है जिससे ना मीन्स आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी बता दिया तो फिर आपको ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये याद रहना बहुत जरूरी है। इंट मेन, अब आपने सबसे पहले ए को डिक्लेयर करना है ना, फ्लोट ए, फ्लोट ए। फिर उसके बाद आप बी को डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट बी। अब ए की एक वैल्यू दे देंगे। अब वो जो वैल्यू ए की जाएगी वो आपको पता है इन मेमोरी ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये सब भी मैंने चैप्टर नंबर 1 में कराया है। तो फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.1, सेम ही वैल्यूज मैंने नोट्स में दी हैं। एंड फ्लोट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1.1, ठीक है। ए प्लस 1.1 नहीं, ए प्लस 8.9, यही वैल्यूज एग्जैक्ट मैंने नोट्स में दी हैं। अब पहले तो प्रोग्राम को रन करने से पहले एक बार खुद से इसकी वैल्यू सोच लो कि क्या आएगी। तो देखो a प्लस 8.9 लिखा है, मतलब कि 1.1 प्लस 8.9। ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कमेंट्स हैं। डबल स्लैश देने से ये कमेंट हो जाएगा, कमेंट इन हो जाएगा, ये कंपाइलर को नहीं दिखेगा, मीन्स आउटपुट में नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, फाइन। तो 1.1 प्लस 8.9 इज ऑब्वियसली इक्वल टू 10.0000 000, 6 जीरो आती हैं, पता है आपको। तो आपको पता है आंसर तो यही होगा, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1.1 है। तो रन करके भी देख लेते हैं एक बार। तो प्रिंट एफ, आपको पता है कि जो भी चीज प्रिंट होगी वो प्रिंट एफ के अंदर लिखी हो नीचे, द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बी इज, द वैल्यू ऑफ बी इज, आपको पता है यहाँ पे परसेंटेज क्या लगाओगे, परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ, सोच के लिखना। परसेंटेज एफ लगाओगे क्योंकि बी को हम फ्लोट डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अब बी जो डिक्लेयर हो गया उसका टाइप भी वही लिखना है, उसका परसेंटेज स्पेसिफायर भी वही लिखना है। इंटीजर का परसेंटेज स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। फ्लोट का परसेंटेज स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ, ठीक है। तो ओके, हम यहाँ पे हमने लिख दिया द वैल्यू ऑफ बेस परसेंटेज एफ बी। अब सेमी कोलन से इसको टर्मिनेट कर दो इस वाले स्टेटमेंट को, और यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कोई भी एरर होगा तो इस वाली जगह पे शो हो जाएगा, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर अभी। ओके, द वैल्यू ऑफ बी इज 10.000 आ गया। यही मैंने अपने नोट्स में दिया है, देख लो। द आउटपुट इज 10.000। अब सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं। सिनेरियो नंबर 2 में मैंने क्या लिखा, फ्लोट बी पहले डिक्लेयर कर दिया, फ्लोट ए बाद में करा। वैल्यूज वही रही, पहले भी बी की वैल्यू ए प्लस 8.9 थी, अभी वही रखी, और ए की वैल्यू इस बार 1.1 रख दी। अब अपने दिमाग में सोचो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने अभी तक रिजल्ट दिखाया नहीं, तो इसका सोचो रिजल्ट क्या आएगा। सोच लिए तो बहुत बेहतर, नहीं सोचो तो अभी मैं वही तो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, हम अभी इसका सिनेरियो नंबर 2 लिखेंगे, तो उसका नाम लिख देते हैं टाइप 2.c, फाइन। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो। इंक्लूड stdio.h int main, इसको बंद कर दो। इंट मेन, अब इस बार हमने बी पहले डिक्लेयर करना है सिनेरियो 2 के अकॉर्डिंग। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 8.9, ठीक है, और फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। और उसके बाद हम जो है अपना रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ बी इज, प्लीज अपनी टाइपिंग स्पीड थोड़ी फास्ट रखो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज एफ, और यहाँ पे हम लिख देंगे बी, और इसको एंड में हम टर्मिनेट कर देंगे सेमी कोलन से, और यहाँ पे लिख देंगे हम रिटर्न 0।
अब हम देखते हैं इसको चलाना कैसे है, मीन्स इसका रिजल्ट क्या आता है। तो पहले तो आप सोच लो, प्ले करने से पहले रिजल्ट सोच लो, फिर बताओ मेरे को। मैं ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 1, नंबर 2 10, नंबर 3 एरर, नंबर 4 0। इन चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट कर ली तो देखते हैं रन करके। एरर। यही चीज आपको टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन से अभी सीखनी है कि ये एरर क्यों आया और इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, सी प्रोग्राम जो है हर एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन पढ़ता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन पढ़ता है। ठीक है, वो जस्ट एक मीन्स एक कछुए की तरह है जो कि हर एक स्टेप लेता है, मीन्स स्किप नहीं करता, छलांग नहीं मारता। ठीक है, वो हर एक स्टेप चलेगा। वैसे ही सी करता है, वो हर एक स्टेप पढ़ता जाएगा। कंपाइलर जो है हर एक स्टेप पढ़ता जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले थर्ड लाइन पढ़ेगा फिर उसके बाद फिफ्थ लाइन पढ़ लेगा, नहीं। सबसे पहले कंपाइलर पढ़ेगा फर्स्ट लाइन, जिसमें कि कंपाइलर को पता चल जाता है कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आने वाले जिसका मुझे आउटपुट देना है। दूसरी लाइन में कंपाइलर को पता चल जाएगा अब जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। तीसरी लाइन में कंपाइलर को ये देखने को मिला कि फ्लोट b इज इक्वल टू 8.9। अब कंपाइलर ने बोला भाई a क्या है। ठीक है, क्योंकि ए तो इससे पहले डिक्लेयर हुआ नहीं। अब हम में से कई बोलेंगे हमने फोर्थ लाइन में लिखा तो है, तो कंपाइलर फोर्थ लाइन से पता कर ले। नहीं, कंपाइलर पहले थर्ड लाइन को पढ़ेगा, वन बाय वन पढ़ता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कंपाइलर हर इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन पढ़ता है। तो कंपाइलर पहले थर्ड लाइन को पढ़ेगा फिर जाके फोर्थ लाइन को पढ़ेगा। तो उसको थर्ड लाइन में क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई व्हाट इज ए, और यहीं पे उसने एरर दे दिया कि ए की वैल्यू तो मेरे को मिली नहीं अभी तक। यहीं पर कंपाइलर तो एरर दे रहा है। चलो ये देखो फिर से कंपाइलर क्या कहता है। देखो कंपाइलर ने ऑलरेडी बोल दिया ए क्या है, ए अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, तो ए अनडिक्लेयर्ड है। ए डिक्लेयर कहाँ पे हो रहा है, फोर्थ लाइन में। अब जो हमारा सिनेरियो नंबर 1 था हमने उसे में ए हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, इसलिए कंपाइलर ने एरर नहीं दिया। यहाँ पे कंपाइलर को क्वेश्चन ही नहीं उठा व्हाट इज ए, क्योंकि यहाँ पे ए को कंपाइलर 1.1 की तरह देख रहा है, ना कि एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल की तरह देख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एरर आया यहाँ पे। तो आपको टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन से दो चीजें सीखने को मिली। नंबर 1 की हर एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना, उसका टाइप कैसे डिक्लेयर करना है। दूसरी चीज कि सी प्रोग्राम जो है, सी कंपाइलर जो है वो हर एक इंस्ट्रक्शन वन बाय वन पढ़ता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, जहां पे हम परसेंटेज एफ लिखते हैं ना वहीं पे रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। मान लो मैं परसेंटेज एफ यहाँ पे लिख दूं ना तो यहीं पे प्रिंट होगी। मान लो इसमें मैं परसेंटेज एफ यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, ये देखो परसेंटेज एफ में यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज, तो जो बी की वैल्यू होगी ना वो जहाँ पे परसेंटेज एफ लिखा है वहीं पे प्रिंट होगी। देख लो द 10.000 देखो यहाँ पे प्रिंट हुई ना। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी सिखाया। फाइन, तो हमने दो चीजें सीख ली। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। तो देख लो सिनेरियो 2 का मैंने आउटपुट भी लिखा है एरर। तो ऐसा क्यों है ये भी लिखा है मैंने। इट्स बिकॉज इन सिनेरियो 2 ऑन द फर्स्ट हैंड फ्लोट b इज इक्वल टू 8.9, a प्लस 8.9 इज रिटन। ठीक है, सिनेरियो 2 में हमने पहले ही हमने ये चीज लिखी हुई है, b इज इक्वल टू a प्लस 8.9। एज सी रीड्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, मतलब वन बाय वन। ठीक है, और वी कैन से इन सीक्वेंस। So when the compiler reads float b is equal to a plus 8.9, then it is saying what is a। तो जब कंपाइलर पहले इस चीज को पढ़ लेगा तो तभी क्वेश्चन अराइज कर देगा, तभी क्वेश्चन उठा देगा कि भाई a क्या है, क्योंकि हमने a को पहले डिक्लेयर नहीं करा, बिकॉज वी हैवंट डिक्लेयर्ड दैट। ठीक है, तो आइए मैंने आपको एक अपने नोट्स में क्वेश्चन भी दिया है माइंड प्रैक्टिस करके। क्या क्वेश्चन है, आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, फिर मेरी वीडियो स्टार्ट करें, वहां से सोल्यूशन मैच करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। राइट ए प्रोग्राम इन विच देर आर 4 वेरिएबल्स, डिक्लेयर ऑल देम एज इंटीजर्स, कीपिंग देयर वैल्यू सेम बट डिस्प्ले ऑल इन सेपरेट लाइन्स। प्रोग्राम क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक प्रोग्राम लिखो जिसमें कि 4 वेरिएबल्स हैं होंगे
4 वेरिएबल्स होंगे, उन 4 वेरिएबल्स को हमने इंटीजर ही डिक्लेयर करना है, फ्लोट नहीं डिक्लेयर करना, और उन चारों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। बट कंडीशन इज दैट जब उनका आउटपुट दिखाएंगे तो ऑल शुड बी इन सेपरेट लाइंस। करते हैं शुरू। तो क्योंकि ये माइंड प्रैक्टिस नाम से था तो इसका हम नाम रखते हैं माइंड डॉट सी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिक्लेयर 4 वेरिएबल्स, ऑल 4 ऑफ देम शुड बी इंटीजर्स, मतलब 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करो, वो चारों ही इंटीजर होने चाहिए, एंड ऑल ऑफ देम शुड हैव इक्वल वैल्यूज, चारों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, और जब चारों को प्रिंट करेंगे तो अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, ठीक है। तो करें शुरू। तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, चारों इंटीजर होने चाहिए, तो सीधा ऐसे डिक्लेयर कर दो, इंट ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, या तो आप बारी बारी लिखो इंट ए, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट बी, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट सी, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट डी, पर सही तरीका यही है क्योंकि चारों तो इंटीजर ही है ना, तो ऐसे लिखो इंट ए बी सी डी, फाइन। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे लिखो अब प्रिंट एफ, पर ऐसे थोड़ी लिखेंगे, पहले तो अपने चारों की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, तो सीधा लिखो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 5, बस खत्म। यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 5, चारों की वैल्यू सेम है और चारों की वैल्यू 5 है, ठीक है। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, सी लैंग्वेज जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ हैंड राइटिंग है, मतलब कि आप जैसे मर्जी लिखो सी को वो फर्क नहीं पड़ता, आप बस इंस्ट्रक्शन सही दो तो सी काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सी के बाद इज इक्वल टू के लिए स्पेस नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे मैं कॉमा के बाद स्पेस नहीं देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो अब हमने चारों की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो सीधा लिखो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज, अब क्या है, इंटीजर है तो परसेंटेज डी लगाओगे ऑब्वियसली, परसेंटेज डी ए, ठीक है। तो अभी आपने करनी है अलग अलग लाइन में इनको प्रिंट, तो अलग अलग प्रिंट एफ फंक्शन लगाओगे, है ना, अलग अलग लाइन में अपने वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, फिर यहाँ पे पेस्ट करो, फिर यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अब इस चीज को, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, तो पहले इन सभी बाकी ए जो लिखे उनको रेज कर दो। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करना, जब आप एल्ट दबा के कर्सर को पर्टिकुलरली एक जगह पे क्लिक करते हो तो मल्टीपल कर्सर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँ तो एक कर्सर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी आ गया, एल्ट छोड़ना नहीं है, एल्ट विंडो की के साथ में होता है, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ना नहीं है एल्ट, जहां जहां पे आपको मतलब एक ही चीज लिखनी है वहां वहां पे ऐड टैप करके कर्सर क्लिक करते जाओ। देखो अब 6 कर्सर आ गए, इन 6 को मुझे इरेज करना है, तो इरेज हो गया। अब इन 6 की जगह पे मुझे लिखना है बी, लिख दो बी, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न 0 करके, ठीक है, अपना प्रोग्राम एग्जिट कर दो। सॉरी, अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब हमें बोला था कि चारों जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होनी चाहिए, क्या ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही है? नहीं होगी, ठीक है ना, देख लो, देखो नहीं ना हुई अलग अलग लाइन में प्रिंट। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था जब भी किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद अगली इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी हो तो हम यूज करते हैं बैकस्लैश एन। अब बैकस्लैश एन यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। कईयों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि बैकस्लैश एन लिखते कहाँ पे हैं, तो देखो बैकस्लैश एन वहीं पे लिखते हैं जिसके बाद की स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब आप बोलोगे उसके लिए तो बैकस्लैश एन यहाँ पे लिखना चाहिए था, कहाँ पे,
यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है, क्योंकि असली स्टेटमेंट यही है। यहाँ पे जो ए लिखा है ना, वो असल में यही ए है, तभी तो मीन्स यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू 4 है, तो वो 4 यहीं पर प्रिंट होता है ना, कि यहाँ पे प्रिंट होता है, बाहर अंदर ही प्रिंट होता है ना। यानी कि मेन स्टेटमेंट यही है। इस मेन स्टेटमेंट के अंदर ही आप बैक स्लैश एन लिखोगे, ठीक है, वहां पर नहीं लिखो, क्योंकि वो वाली वैल्यू तो प्रिंट ही यहाँ हो रही है ना, वो तो अपनी सगी नहीं हो सकी, वो वाली वैल्यू तो यहीं पर प्रिंट हो रही है। ओके, तो बैक स्लैश एन यहाँ पे। अब देखो बैक स्लैश एन सभी में लिखना है, तो शॉर्टकट अपनाओ, सभी जगह मल्टीपल कर्सर ले लो ऐड से। देखो मेरी तरह मल्टीपल कर्सर ले लो और यहाँ पे बैक स्लैश एन लिख दो, आ गया ना। अब इसको प्ले करके देखते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ बी इज 5, द वैल्यू ऑफ सी इज 5, द वैल्यू ऑफ डी इज 5। फाइन। ये हो गया आपका माइंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ही यूज करी जाती है, ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज करी थी, कि हर एक वेरिएबल का टाइप टाइप कैसे डिक्लेयर करना है, और हर एक जो लाइन है, हर एक जो इंस्ट्रक्शन है, वो सी प्रोग्राम वन बाय वन पढ़ती है। दूसरे में हम देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो पहले तो दो टर्म्स हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड ऑपरेंड्स होते हैं जिनके साथ हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो मैथमेटिकल सिंबल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इनके असल में कुछ और नाम होते हैं, बट अभी के लिए इनको प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ही बोलो, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स। एंड व्हाट आर ऑपरेंड्स, विद होम मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर बीइंग डन, ठीक है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिनके साथ के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करे जाते हैं। ऑपरेंड्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, आइदर दे कैन बी इंट और दे कैन बी फ्लोट। देखो ना, इंट आई इज इक्वल टू 3 × 2 + 1 लिखा है, तो यहाँ पे इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, और प्लस क्या है, ऑपरेटर्स। 3, 2 और 1 क्या है, ऑपरेंड्स। अब ये 3, 2 और 1 यहाँ पे इंट है, किसी किसी इंस्ट्रक्शन में हो सकता है ये फ्लोट भी हो। तो ऑपरेंड्स दो तरह के होते हैं, आइदर इंट और फ्लोट, ठीक है। कैरेक्टर तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 2, 1 ऑपरेंड्स हैं, और प्लस मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं अपनी अगली चीज। पहले तो इन पर एक प्रोग्राम लिख के देख लें, है ना। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसका नाम रखते हैं arithmetic.c रख लेते हैं, ठीक है। arithmetic.basic.c। अपने बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, मैंने शॉर्टकट ले लिया, तो ये आ गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने इस चीज की वैल्यू निकालनी है, 12 डिवाइडेड बाई 3, ओके, प्लस 4। फिर से 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, इसका रिजल्ट पहले दिमाग में सोच लो। 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 + 4 8, 8 आना इसका रिजल्ट। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम अपने मैथ में बोर्ड मास पढ़ते हैं ना, सी प्रोग्राम में उस बोर्ड मास का कोई नामो निशान नहीं होता। सी प्रोग्राम कभी भी बोर्ड मास को नहीं समझता। सी में कुछ अलग तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसी का नाम प्रेसिडेंसी है, वो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, मींस अभी कुछ ही मिनट में, 5-10 मिनट में आपको वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप इसको बोर्ड मास सोच के ही चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसको करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। तो पहले तो क्या करते हैं, 12 को भी डिक्लेयर करते हैं, 3 को भी डिक्लेयर करते हैं, 4 को भी डिक्लेयर करते हैं। पहले तो ऐसे करके देख लेते हैं, पेशेंस रखना, तीनों तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट ए, क्योंकि हमने 12 को भी डिक्लेयर करना है, 3 को भी डिक्लेयर करना है, 4 को भी। तो इंट ए, बी, सी, ठीक है। अब ए की वैल्यू दे दो आप 12, बी की वैल्यू दे दो आप 3, एंड ऑब्वियसली सी की वैल्यू दे दो आप 4, ठीक है। और एक चौथा वेरिएबल और बना लो, जिसका नाम आप रख लो रिजल्ट,
या आंसर, रिजल्ट रख लो उसका नाम, कुछ भी रख लो, डी रख लो उसका नाम। तो अब देखो एक चीज और था, तो जैसे कर्सर यहाँ पे है ना, तो अगर आपने इसको यहाँ पे लाना है तो आप सीधा टैब दबाओ, आ जाएगा टैब। एस्केप की वाली लाइन में सेकंड नंबर पर होता है टैब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिजल्ट इज इक्वल टू 12 मीन्स ए, 3 मीन्स बी, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका आ गया रिजल्ट। अब इसको प्रिंट कर दो, रिजल्ट को प्रिंट एफ द आंसर इज परसेंटेज डी, ऑब्वियसली इंटीजर होगा ना, हमने पहले देख लिया रिजल्ट 80 आना है, इस परसेंटेज डी रिजल्ट, फाइन। और यहाँ पे आप दे दो इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इसको टर्मिनेट कर दो, ठीक है। देखो आंसर क्या आता है, द आंसर इज 8। ये हो गया पहला तरीका। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। तो इस सारे को कमेंट आउट कर दो, दो तरीके कमेंट आउट करने के। पहले तो यहाँ पे इसको करो स्लैश स्टार, और यहाँ पे इस कमेंट को क्लोज करने के लिए फिर से स्टार स्लैश। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपने सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाया, तो भी कमेंट हो गया, बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा तरीका। तो फिर से अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखो, हैशटैग इंक्लूड, चाहे वहीं से कॉमन वहीं से कॉपी मार लो, यहीं से मैंने कॉपी मार लिया, ठीक है, मैंने यहीं से कॉपी मार लिया। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है ना कि आप क्या करो, एक ही वेरिएबल बनाओ, सिर्फ एक, किस नाम से, इंट रिजल्ट, ठीक है। इंट रिजल्ट, मैं छोटे से छोटा, ये सबसे बड़ा तरीका था, उससे छोटा ही बता रहा हूँ, अगला जो तरीका होगा वो इससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के आपके पास 2 से 3 तरीके होने चाहिए। तो दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। अब ना कईयों के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि पहले तो हमने 12 को भी डिक्लेयर करा, मीन्स 12 को भी एक वेरिएबल के अंदर डाला, 3 को भी एक वेरिएबल के अंदर डाला, 4 को भी एक वेरिएबल के अंदर डाला, इस बार ये तीनों नहीं डाले। तो भाई हमने सबसे पहले लिख दिया ना इंट रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू डालेंगे ना वो स्टोर होती जाएगी, क्योंकि रिजल्ट एक तो इंटीजर बन चुका है और वो खाली पड़ा है, वो वैल्यू ले रहा है, अभी वो वैल्यू लेना चाहता है, तो उसमें जो मर्जी फीड कर दो। मैंने उसमें ये वाली वैल्यू फीड कर दी, तो उसमें 12 भी फीड हो गया, 3 भी फीड हो गया, 4 भी फीड हो गया। अल्टीमेटली एक कॉम्बिनेशन फीड हो गया। वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का। यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या है, डिवाइड एंड प्लस, ऑपरेंड्स क्या है, 12, 3 एंड 4, ठीक है। तो एक रिजल्ट जो है अब एक कॉम्बिनेशन को फीड कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन का अब हम प्रिंट करेंगे, उस कॉम्बिनेशन को अब हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सीधा प्रिंट एफ द आंसर इज परसेंटेज डी। इस जगह पे नजर रखते रहा करो, इस जगह पे, ठीक है। ये हमें बता देता है कि कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्रॉस के साथ। द आंसर इज परसेंटेज डी रिजल्ट, ठीक है, इंटीजर ही आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे इसको रिटर्न कर दो सक्सेसफुली, रिटर्न 0। अब इसको प्ले करके देखते हैं। द आंसर इज 8। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है वो इससे भी छोटा इजी है, निहायती इजी है। तो उसके लिए आपने सीधा यहाँ पे लिखना प्रिंट एफ द आंसर इज परसेंटेज डी। अब जो भी यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं वो परसेंटेज डी में आ जाता है। शर्त ये है कि वो एक इंटीजर होनी चाहिए। तो देखो 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 एक इंटीजर ही होगा ना, रिटर्न 0, बस खत्म। पहले तो इसको कमेंट आउट कर दो, नहीं तो एरर दे देगा, है ना। इसको कमेंट आउट कर दो। कैसे करना है, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ठीक है। अब जो है कंपाइलर सिर्फ इसी चीज को रीड करेगा, है ना। देखो फिर से द आंसर इज 8, ठीक है। तो ये थे 3 तरीके। अब यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पहले हम एक
एक वेरिएबल बना रहे थे रिजल्ट, वो असल में एक फंक्शन बन गया था। वेरिएबल तो है ही है, वो फंक्शन भी देखो, फंक्शन क्या होता है, जो अपने अंदर एक वैल्यू लेके रखता है। इस हिसाब से ए भी एक फंक्शन है, बी भी एक फंक्शन है, सी भी एक फंक्शन है, रिजल्ट भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि इस चीज को परफॉर्म भी कर रहा है और अपने अंदर रख रहा भी है, ठीक है। वैसे ही प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने सिखाया है और मैंने नोट्स में भी दिया था। तो इन फंक्शन के अंदर जो ये चीजें हो सकती है, तो क्या प्रिंटफ के अंदर नहीं हो सकती? प्रिंटफ के अंदर ये चीज नहीं हो सकती, बताओ? जब रिजल्ट के अंदर रिजल्ट एक फंक्शन बन के ये चीज कर सकता है, तो प्रिंटफ तो ऑलरेडी फंक्शन है, तो वो ये चीज नहीं कर सकता? कर सकता है ना। रिजल्ट कब एक फंक्शन बना? जब उसके साथ हमने इंट लगा दिया, मतलब अब एक रिजल्ट, अब जो रिजल्ट है वो अपने अंदर वैल्यू लेगा, अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेगा, और फंक्शन के होते हैं जो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो प्रिंटफ तो ऑलरेडी फंक्शन है ना, जो कि अपने अंदर एक ये पूरी की पूरी वैल्यू को स्टोर कर रहा है और प्रिंट भी कर रहा है, तो इसके अंदर तो ये चीज ऑब्वियसली काम करेगी। देख लो, द आंसर इज 8। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। देखो, अब हम अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज सिखाने जा रहा हूँ। दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हमने ये 4 ऑपरेटर्स देखे। ऑपरेटर्स कई होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, पर मैं आपको अभी 2 और ऑपरेटर सिखाऊंगा। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो अब हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो देखो, 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं। आपने ये वाला ऑपरेटर तो देखा होगा मैथ में, जिसको कि आप इज इक्वल टू भी बोलते हो, पर अब से आप जब भी सी प्रोग्राम करेंगे, इसको कभी भी इज इक्वल टू मत बोलना, और इस चीज को कभी भी डबल इज इक्वल टू मत बोलना प्लीज, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा ये असल में है क्या। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले ये देख लो मैंने लिखा क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली असाइन द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट। फिर से मेरे साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये ए है, ये 4 है, तो यहाँ पे ए को 4 आ गया है, मीन्स ए के अंदर 4 आ गया है। बट वहीं अगर मैं इसकी जगह ये चीज लिख दूं 4 इज इक्वल टू ए, तो ये वाली चीज जो है ये एरर दे देगी। वो जो था वो ठीक था, दैट वाज करेक्ट, बट ये वाली चीज जो है ये आपको एरर दे देगी। क्यों? क्योंकि जो राइट वाली चीज होती है ना, वो लेफ्ट को चले जाती है। तो ए 4 के अंदर कैसे जाएगा? 4 ए के अंदर जा सकता है, बट ए 4 के अंदर कैसे जाएगा? अब आप बोलोगे भाई मैथ में जा सकता है, तो भाई मैंने पहले बोला इट इज नॉट इज इक्वल टू, इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो 4 ए के अंदर नहीं जाएगा। दिस इज एरर, ये गलत है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसीलिए तो इसका नाम यार असाइनमेंट ऑपरेटर रखा गया है, कि जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना, वो लेफ्ट को दे दी। means simply the right hand side value is being assigned to the left hand side variable. फाइन, समझ गए होने आप? तो इस चीज को देखो, थोड़ा ऐसे भी समझो। आप क्या बोलते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, इस पर एक प्रोग्राम अभी लिख के देखते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट। तो जो भी वैल्यू राइट पे लिखी होगी ना, वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को मिल जाएगी, वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को चले जाएगी। द लेफ्ट हैंड साइड इज ए वेरिएबल एंड राइट हैंड साइड इज ए वैल्यू। हमेशा ऐसे होता है, ऐसे ही होगा। सी प्रोग्राम में जब भी हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड में हमेशा एक वैल्यू होगी। सो जस्ट रिमेंबर that whenever assignment operator is used, the value is assigned to the variable। प्लीज इस चीज को दिमाग में रख लें, इस चीज को प्लीज ना भूलें प्लीज, ठीक है। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं असाइन डॉट सी। असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं तो इसका नाम रख लेते हैं असाइन डॉट सी। फाइन। तो बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करें। हैशटैग इंक्लूड, सॉरी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। आज पता नहीं मेरी टाइपिंग को क्या हुआ अभी, चल अब ठीक है।
एक्चुअली तब थोड़ा कर्सर इधर उधर हो जा रहा था। ओके, सो हैशटैग इंक्लूड stdio.h हमने मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, दैट व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या होता है ये? तो इट simply assigns the right hand side value to the variable on the left, सिंपल। ठीक है, मान लो हमने दो वेरिएबल्स, हमने एक ही वेरिएबल माना रखा, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल, तो इंट ए। अब उस ए को हमने लिख दिया इज इक्वल टू 4। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग, ए जो है वो अब ए नहीं रहा, ए के अंदर अब 4 आ गया। तो जब इस चीज को प्रिंट करेंगे ना, चलो मैं इस चीज को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैं यहीं पे करना चाहूंगा ना, सिर्फ मैंने कुछ नहीं लिखना, सच सीधा परसेंटेज डी, किसको प्रिंट करना है, ए को, ठीक है, रिटर्न 0। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करूंगा, देखना आंसर आ जाएगा हमारा 4। सॉरी, मैंने वहाँ पे प्रिंट एफ लिखना था। एक्चुअली ना जब आप 2-3 लैंग्वेजेस सीख जाओगे ना, जैसे मैं, मेरे को तो आती हैं, पर जैसे आप सीख जाओगे, मान लो पाइथन सीख जाओगे, C++ सीख जाओगे, तो आपको ऐसी ऐसी कन्फ्यूजन होने लग पड़ेगी। पाइथन में प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट एफ नहीं लिखते, प्रिंट लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, मतलब थोड़ा इंटरमिक्सिंग सा हो गया मुझसे। तो देख लो आंसर 4 है। बट वहीं दूसरी जगह अगर मैं इसको लिखता हूँ 4 इज इक्वल टू ए, सी, अगर मैं इसको लिखता हूँ 4 इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली एरर। भाई ये क्या है, वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट की, इसको मत पढ़ो आप, सिर्फ इसको पढ़ो। वो असल में ये लिखा है ना कि ये आपको पता है 4 क्या होता है, ऑपरेंड, ये क्या होता है, ऑपरेटर। तो वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए, वो राइट हैंड साइड में चाहिए, ठीक है ना, और वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। वो असल में ये एरर ये कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब एक दूसरी चीज भी करके देखें, दो वेरिएबल्स दे देते हैं, ए कोमा बी, फाइन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ए की वैल्यू दे देते हैं। चलो एक काम करते हैं, b इज इक्वल टू ए लिख देते हैं। अब आपको क्या पता चलता है कि अब b में a, अब b जो है वो a बन चुका है, a b नहीं बना, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना वो राइट हैंड, सॉरी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ना वो लेफ्ट हैंड साइड में चल जाएगी। अब a नहीं रहा, अब a बन चुका है b। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे मैंने a की वैल्यू रख दी 4, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करना चाहूंगा तो क्या प्रिंट होगी, देखते हैं, ऑब्वियसली 4। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो 4 है वो b को असाइन हो चुका। अब फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि हम इसको अदला बदली कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं b, यहाँ पे हम लिख देते हैं a। अब क्या करेगा, अब जो है, अरे पहले भी यही लिखा था ना, पहले क्या लिखा था हमने, सॉरी, हाँ पहले भी, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम a, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b। अब देखो, अब असल में असली पंगा तो आपको अब पता चलेगा कि असल में हुआ क्या। देखो 42 एक एरर की तरह ही है, क्योंकि 42 तो हमने कहीं भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा ना, तो 42 काहे को प्रिंट हुआ? इट सिंपली मीन्स कि एक छोटी सी गड़बड़ी होगी बीच, वो छोटी सी गड़बड़ी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने इंट ए और इंट बी दे दिया, तो कंप्यूटर के जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं उसमें एक ए नाम का वेरिएबल आ गया, एक बी नाम का वेरिएबल आ गया, दो ब्लॉक स्टोर हो गए। नेक्स्ट स्टेप में उस ए के अंदर 4 आ गया, उस ए के अंदर 4 आ गया, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ए के अंदर ही बी डाल दिया। इस लाइन का मतलब यही है ना कि ए अब बी बन चुका, बी इज बीइंग असाइन टू द ए, राइट हैंड साइड वेरिएबल इज बीइंग असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो यहाँ पे ए को बी मिल चुका। अब ये क्या मतलब, ये क्या हमने कर दिया कि पहले हमने ए में 4 रखा, अगले ही पल हमने ए में बी रख दिया। एरर देगा ना एक बार, जो मेन फंक्शन में जो एक बार ए की वैल्यू हमने स्टोर कर दी वो वही रहेगी, चेंज नहीं हो पाएगी, वो 4 ही रहेगी। इसलिए तो अब एरर दिखा रहा है कि पहले आपने भाई 4 रख दिया, बाद में आप बी रख रहे हो, ये क्या है?
सी दिखा रहा है ना एरर, क्यों दिखा रहा है, सोचो ना इस चीज को, तभी तो दिखा रहा है। तो दिखा रहा है, ये हमें एक वार्न कर रहा है कि भैया आप गलत कर रहे हो। देख लो 42 42 42 बार बार 42 ही दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलती है ना। यही गलती है कि हम मेन फंक्शन में एक ही वेरिएबल के अंदर दो चीजें बारी बारी कैसे रख सकते हैं। अब सीक्वेंस वाइज सी प्रोग्राम को पढ़ता है, उसने सबसे पहले इस चीज को पढ़ा, फिर उसने इस चीज को पढ़ा, कि उसने इस चीज को पढ़ते ही ए के अंदर 4 रख दिया। अगले ही पल उसने इस चीज को पढ़ा, उसने बोला ये क्या है, क्या बेवकूफ़ी है ये, पहले आपने 4 रख दिया, अब आप ए के अंदर बी को रख रहे हो, मैं तो एरर दूंगा, मैं प्रोग्राम को पढ़ ही नहीं सका, अब मैं 4 की जगह 42 प्रिंट कर रहा हूँ, तो 42 इज जस्ट लाइक एन एरर, कि आपका प्रोग्राम गलत आया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि व्हाट इज एक्चुअली द असाइनमेंट ऑपरेटर। के फिलहाल मैंने सिर्फ इस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करने का सोचा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखो मैंने नोट्स में भी इसी का लिखा है, एग्जाम्पल बी into C is equal to Z is illegal because in this case Z is assigned to B into C, but the right thing should be opposite. इस वाले एग्जाम्पल को भी पकड़ लेते हैं हम अभी। इसको मैं रेस कर देता हूँ। देखो मान लो सपोज मैंने लिखा इंट a b z, ठीक है, अगले ही पल मैंने लिखा z, सॉरी उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग, a इंटू बी इज इक्वल टू z। फाइन, सपोज a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 6, और मैं एंड में इस चीज को ही प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या, प्रिंट एफ z की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ z इज परसेंटेज t, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा z। अब देखना ये एरर दिखाएगा, क्यों दिखाएगा एरर, क्योंकि ना z को हमने a इंटू बी दे, मतलब a इंटू बी में हमने z रख दिया। फिर से देखो कमेंट में मैं बता रहा हूँ, a इंटू बी असल में है क्या, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू z, यानी कि 6 4 जा 24, 24 इज इक्वल टू z। तो ये वही तो बात हुई, असाइनमेंट ऑपरेटर के हमने लेफ्ट में एक इंटीजर रख दिया, एक वैल्यू रख दी, जबकि वेरिएबल लेफ्ट में आना चाहिए था, जबकि होना क्या चाहिए था, z इज इक्वल टू 24, होना क्या चाहिए था, z इज इक्वल टू 24। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि z इज बीइंग असाइंड टू a इंटू बी, यानी कि z इज बीइंग असाइंड टू 24, तो गलत ही है ना। सही क्या होगा कि हम ये लिखें a इंटू बी इज बीइंग असाइंड टू z, अब कोई एरर नहीं आएगा भाई, अब क्या एरर आएगा जब हमने सब कुछ सही लिखा, देखो 24। तो ये एक छोटा सा फंडा है असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये इज इक्वल टू नहीं देता, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को दे देनी, ठीक है, ओके। अगर मान लो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मैथ वाले इज इक्वल टू समझ ले, तो मैथ वाले इज इक्वल टू के अकॉर्डिंग a इंटू बी क्या होना चाहिए, z, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इंटू बी शुड बी z। अब मान लो ये मैथ है, ये मैथ है, z इज इक्वल टू 24, तो इस बार 24 इज इक्वल टू z होना चाहिए था ना। तो चलो हम इसी 24 की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, मीन्स हम a इंटू बी को हम रख लेते हैं, सपोज a इंटू बी को प्रिंट करते हैं। इस पर देखना a इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, 24, z नहीं आई, ठीक है, z नहीं आई। a इंटू बी चाहता तो z आ सकता था, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो असल में z के इक्वल नहीं है, वो तो अपनी वैल्यू दे रहा है 4 इंटू 6, समझाई। सो इस ऑपरेटर का सिंपली मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को चली गई, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, यही मैंने एग्जांपल दिया है, b इंटू सी इज इक्वल टू z इज इलीगल बिकॉज इन दिस केस z इज असाइंड टू b इंटू सी, but the right thing should be opposite. It simply means that a variable z is assigned to b into c which can be any value, मतलब b into c कोई भी वैल्यू हो सकती है, means we are assigning the variable to a value। मजाक ही है ना, एक वेरिएबल को वैल्यू के अंदर डाल दिया, मजाक ही है, which is actually wrong। The right thing should be z is equal to b into c। सो मैंने यहाँ पे नोट भी दिया, नोट इज इक्वल टू डजंट मीन्स इक्वल टू, ठीक है। अब एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है परसेंटेज ऑपरेटर,
इसको परसेंटेज ऑपरेटर असल में नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये ना ही डिवीजन करता है ना ही परसेंटेज निकालता है, कुछ भी नहीं, ये जस्ट सिंपली रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये है मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ mod डॉट सी। फाइन, बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करूंगा और मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट, सीधा मैं रिजल्ट ही निकालता हूँ ना, तो रिजल्ट को भी पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट रिजल्ट। ठीक है, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 12 मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, 12 मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर 5। फाइन, तो इस चीज का आंसर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता है 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है, तो वैसे भी करके देख लेते हैं प्रिंट एफ क्या रिजल्ट आता है। कुछ लिख देते हैं, द आंसर इज परसेंटेज डी। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, देखते हैं क्या आता है, 2 आता है, या 12 को 5 से डिवाइड करें तो 2.4 आता है। देखो ना, अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करो 2.4 आता है, बट ये 2.4 नहीं देगा, ये 2 ही देगा, क्योंकि ये ऑपरेटर का क्या काम होता है, इस वाले ऑपरेटर का क्या काम होता है कि ये जो है हमें रिमाइंडर देगा। तो इसको करके देख लेते हैं, द आंसर इज 2, क्योंकि 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2। एक और एग्जांपल करके लेते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है 0। 12 को आप बोलो कि 7 से डिवाइड करके देते तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी होगी, तो बड़ी छोटी सी बात है कि ये मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर है। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। और हाँ, कैन नॉट अप्लाइड इन द फ्लोट, ये फ्लोट में नहीं अप्लाई हो सकता। ठीक है ना, फ्लोट में नहीं अप्लाई हो सकता, मतलब 12.5 नहीं लिख सकते आप इधर। इसको आप हमेशा इंटीजर ही रखेंगे। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है। और एक और बात, बहुत ही ज़रूरी बात, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो भी न्यूमरेटर का साइन होगा ना वही आंसर का भी साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ -12 डिवाइडेड मॉड्यूलर डिवीजन 7, तो आपका आंसर आएगा -5। फाइन, बट अगर मैं करता हूँ 12 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलर डिवीजन -7, तो आंसर आएगा +5। ऐसा क्यों हुआ? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो -5 ही आना चाहिए। तो यही मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर की एक खास बात है कि जो भी न्यूमरेटर का साइन होगा वही आंसर का भी साइन होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर का साइन प्लस है ना, +12 है ना, तो आंसर का साइन भी +5 होगा, मीन्स प्लस होगा। ठीक है, सो साइन इज सेम एज दैट ऑफ न्यूमरेटर। ये भी खत्म। अब लास्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट ही बोल लो, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। देखो सी में क्या होता है ना, सी में बोर्ड मास कभी नहीं फॉलो होता, कभी भी नहीं। ठीक है, उसमें जो ऑर्डर फॉलो होता है वो ये ऑर्डर है कि देखो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रैकेट को दी जाती है, फिर ऑफ को दी जाती है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी इन 3 ऑपरेटर्स को, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड दिस मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। इन तीनों चीजों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी प्लस माइनस को, तीसरी प्रायोरिटी दी जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर को, इस तरह से। और ये ऑर्डर तभी फॉलो होता है जब हम पैरेंथेसिस ना लगाएं, मींस ब्रैकेट से चीजों को सेपरेट ना करें। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, हो गया, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, एक सेकेंड। op.c लिख देता हूँ। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर लिख लो, मैंने क्या बोला, बोर्ड मास नहीं फॉलो होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। तो सीधा एक बना लेते हैं फिर से, इंट रिजल्ट, दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू
दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू, कुछ भी सोच लो अपनी तरफ से, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 है, फिर माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होगी, फिर ये चीज सॉल्व होगी। बट यहाँ पे सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंसी होती है सबसे पहले प्रायोरिटी पर है यही, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी यही सॉल्व होंगे, बट इसको बोर्ड मास से मत कंपेयर करना कभी भी। तो कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर भी बोर्ड मास जैसी सिचुएशन बन रही है, बट इसको कभी भी बोर्ड मास से ना कंपेयर करना है। तो मैं इसको जरा प्रिंट कर लेता हूँ, द रिजल्ट इज परसेंटेज टी, और इस चीज को प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट लेके। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये, क्या आंसर आता है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, द रिजल्ट इज -7। क्यों आया -7? देखो अभी आपको एक चीज पता लग जाएगी। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 प्लस 5 डिवाइडेड, यार इसको 5 नहीं लिखते हैं क्योंकि इंटीजर है ना, तो इंटीजर में 5 डिवाइडेड बाय 4 तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। इसको 5 डिवाइड, इसको 12 डिवाइडेड बाय 4 लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है ना। फिर आंसर आता है -5। इस चीज को देखते हैं। तो देखो 2 प्लस, सबसे पहले तो ये चीज सॉल्व होनी चाहिए, 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 3, फिर -5 इंटू 2 10। ठीक है, फिर आंसर आ रहा है -5, तो सही है 5 -10 -5। तो ये तो बोर्ड मास का भी ऑर्डर है, बट सी ऐसे नहीं कर रहा। सी पहले इसको सॉल्व कर रहा है, फिर इसको सॉल्व कर रहा है। समझ आई? अब अगर मैंने इस ऑर्डर को मान लो 2 मिनट के लिए तोड़ना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। इस बार देखते हैं आंसर क्या आता है। इस बार आंसर -7 क्यों आ रहा है वो देखो। मैंने इस बार जो है प्रेसिडेंसी को तोड़ दिया मैंने। इस बार जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ना वो पहले सॉल्व होगी, यानी कि 14, फिर आएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, फिर आएगा -10। ठीक है, इसको 14 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 -10। तो इस बार क्या आंसर आ रहा है 4 -10। ठीक है, और आंसर आ रहा है -6। तो इस प्रेसिडेंसी को हम पैरेंथेसिस लगा के तोड़ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, आपको तो पता चल गया सबसे पहले जो सी है वो इन चीजों को सॉल्व कर रहा है। अब जब हम हाथों से सॉल्व करेंगे तो हम तो मतलब सारी चीज को सॉल्व करेंगे ना, बट सी सबसे पहले इन चीजों को देखता है, एक डिवीजन को, एक मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि इन्हीं की प्रायोरिटी फर्स्ट है। बट अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीजें आगे साथ साथ, 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दो। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं ना यहाँ पे हम। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं पे डेसिमल वैल्यू ना आए, क्योंकि रिजल्ट एक इंट है। ठीक है, रिजल्ट एक इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया हो मैंने। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो आप बोलोगे भाई ये तो पंगा पड़ गया, अब इसको सी कैसे सोल्व करेगा। तो वही मैंने नोट्स में अगली चीज लिखी है, व्हेन द ऑपरेटर ऑफ इक्वल प्रायोरिटी आर प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। देखो तीनों एक ही प्रायोरिटी पे ना, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड द मॉड्यूलर, क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम भूल गया, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, ये तीनों एक ही प्रायोरिटी पे हैं। ठीक है, बट जब हम बोर्ड मास करते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी आती है डिवीजन की, फिर आती है मल्टीप्लिकेशन की, बट यहाँ पे तीनों एक ही प्रायोरिटी पे। पर क्या हो जाए अगर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तीनों ही एक ही प्रायोरिटी वाली चीजें आ जाए, तो इस बार बोर्ड मास पता कैसे, इस बार सी पता कैसे इसको सॉल्व करेगा। सी चलेगा हमेशा राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट। सी हमेशा लेफ्ट से चलेगा राइट पे, मतलब सबसे पहले वो लेफ्ट वाली चीज को सॉल्व करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले लेफ्ट वाली चीज को सॉल्व करेगा, यानी सबसे पहले वो करेगा 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसका करेगा 2 इंटू 3 जो कि है 6, फिर करेगा 6 डिवाइडेड बाय 3 जो कि है 2। ठीक है, फिर करेगा 2 इंटू 4 जो कि है 8, फिर करेगा 8 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है 4। तो आंसर ऑब्वियसली 4 ही आना चाहिए, अगर हमारी कहीं पे गलती ना हुई हो। यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया हमने।
ठीक है, आंसर 4 ही आना चाहिए। देख लो आंसर 4। तो यदि हम बोर्ड मास से करते तो सबसे पहले हम सिर्फ डिवीजन वाली चीजें करते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या था, 2 इंटू, फिर उसके अगले वाले डिवीजन करेंगे 1, ठीक है, फिर उसके अगले वाले डिवीजन करेंगे 2, ठीक है ना, 2 इंटू 1 इंटू 2, तो भी आंसर 4 आना है। बट हम, हमारा सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, कंपाइलर के सॉल्व करने का तरीका अलग है। कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे हमारा बोर्ड मास फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा, तो ही आपने ये चीज याद रखनी, तभी ये चीज आपने याद रखनी है, बोर्ड मास अपने दिमाग से निकाल फेंको जब आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है। जब भी एक ही प्रायोरिटी वाली चीजें प्रेजेंट हो तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मीन्स जो चीज लेफ्ट में लिखी है ना वही सॉल्व होगी, फिर उससे अगली चीज सॉल्व होगी, फिर उससे अगली चीज सॉल्व होगी, फिर उससे अगली चीज सॉल्व होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस से भी हमने सीख ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो होता है। व्हेन द ऑपरेटर ऑफ इक्वल प्रायोरिटी आर प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन इन एंड एक्सप्रेशन, देन द मैटर इज बीइंग सॉल्व्ड बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। या तो इनको पैरेंथेसिस से भी अलग अलग कर सकते हैं। मान लो मैंने पहले ये वाली चीज सॉल्व करनी, ठीक है, तो मैं इसको पैरेंथेसिस से सेपरेट कर दूंगा, तो पहले ये वाली चीज सॉल्व हो जाएगी, फाइन। तो एक तरीका से, दूसरी चीज लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट रूल। ओके, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय वाई किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले ए इंटू बी होगा सॉल्व। अगर हम बोर्ड मास करते तो सबसे पहले डिवीजन वाली चीज सॉल्व होती, पर नहीं, इस बार ए इंटू बी सॉल्व हो रहा है, फाइन, ठीक है। तो दूसरे में मैंने एक चीज और लिखी है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई वाई में सबसे पहले ए डिवाइडेड बाई बी सॉल्व होगा। तो जो चीज लेफ्ट में सबसे लेफ्ट पे लिखी होगी वही चीज पहले सॉल्व होगी, ठीक है। और जो चीज जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी वही उससे भी पहले सॉल्व होगी, फाइन। अब हमारा लेक्चर हो गया खत्म। एक छोटा सा नोट मैं आपको देना चाहता हूँ, इसके साथ फिर मैं अपना लेक्चर खत्म कर दूंगा। तो नोट क्या बोलते हैं, जब भी इंट और इंट की लड़ाई होगी तो इंट निकलेगा, जब भी इंट और फ्लोट की लड़ाई होगी तो फ्लोट निकलेगा, जब भी फ्लोट और फ्लोट की लड़ाई होगी तो फ्लोट निकलेगा। यानी कि जब भी इंट और इंट की शादी होगी तो बच्चा इंट होगा, जब भी इंट और फ्लोट की शादी होगी तो बच्चा फ्लोट होगा, जब भी फ्लोट और फ्लोट की शादी होगी तो बच्चा अगेन फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो हम कर रहे हैं 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 माइनस 1, तो हमेशा आंसर आएगा 2, 2 सॉरी हमेशा आंसर आएगा 1। कभी भी 1.1 नहीं आएगा, कभी भी 1.2 नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी 1.1 नहीं आएगा, कभी भी 1.2 नहीं आएगा। बट जब इंट और फ्लोट की लड़ाई करेंगे ना, जब हम करेंगे इंट और फ्लोट की लड़ाई, यानी कि जब हम करेंगे 4 माइनस 2.0, तो देखो 2 तो अब 2 नहीं रहा, वो 2.0 मीन्स ये एक फ्लोट वैल्यू है। आंसर हम खुद लिखते तो हम 2 लिखते, बट इस बार इंट और फ्लोट की लड़ाई हो रही तो आंसर भी फ्लोट आएगा, 2.0 ही आएगा आंसर। 4 माइनस 2.0 इज 2.0। मान लो मैं यहाँ पे कर देता 3.0, तो आंसर आता 1.0, फाइन। अब एक अगला सिनेरियो जो है, मान लो मैं फ्लोट माइनस फ्लोट परफॉर्म करूं, यानी कि मान लो मैं करूं 7.0 माइनस 2.0, तो आंसर 5 नहीं आएगा, 5.0 आएगा, ठीक है। मान लो, मान लो मैं सॉल्व करूं 7.3 माइनस, सॉरी प्लस कर देता हूं, प्लस 5.7, तो आंसर आपका आएगा 13। करके देख लो, आंसर 13 आएगा। 7 प्लस 5 12, और 0.3 प्लस 0.7 इज 1, तो 13। लेकिन 13 ही आंसर आएगा, फ्लोट और फ्लोट की लड़ाई हो रही है तो आंसर भी फ्लोट आएगा, समझाई। यानी कि इंट और इंट जब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो हमेशा इंट, इंट और फ्लोट जब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो फ्लोट, फ्लोट और फ्लोट जब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो फ्लोट। इस पर एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं हम। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ
ये नोट ही था तो इसका नाम नोट डॉट सी रख लेते हैं, ऐसे अजीब अजीब नाम रखने पड़ते हैं, क्या करें। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट मेन रिटर्न 0। ओके, मैं अब करूंगा सबसे पहले इंट और इंट की लड़ाई। ठीक है, प्रिंट एफ, अरे यार क्यों ऐसे कर रहा है भाई, प्रिंट एफ द वैल्यू, सीधा ऐसे लिखो, द वैल्यू इज परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 4+5, तो इंट और इंट है तो इंट आएगा। ठीक है, 9। पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4.0 तो एरर तो देगा क्योंकि उधर परसेंटेज डी है, जबकि आंसर किस में आएगा, फ्लोट में। देखो वो खुद ही एरर दे रहा है। वो क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि आंसर आना ही फ्लोट में। क्यों, क्योंकि 4.0 फ्लोट है, 5 इंट है। फ्लोट और इंट की लड़ाई में हमेशा फ्लोट जीतता है। ठीक है, मीन्स फ्लोट और इंट कंबाइन होकर फ्लोट बनते, तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पर भी परसेंटेज एफ ही यूज करना पड़ेगा। आंसर इज 9.0000, फ्लोट आ गया। अब मान लो मैं दोनों ही फ्लोट करता हूँ, 4.0 प्लस 9.0, तो भी आंसर फ्लोट में ही आएगा भाई। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डी यूज कर देता तो एरर देगा, क्योंकि आंसर होना ही फ्लोट में। फ्लोट और फ्लोट भाई जुड़ रहे हैं तो फ्लोट में होना तो देखो इसने एरर दे दिया, 0 दे दिया। अब मान लो मैं एक करता हूँ 4.0 इंटू 9.0, तो भी भाई ऐसे होगा, कंबाइन तो हो रहे हैं ना दोनों, 36। मान लो मैं इधर परसेंटेज डी कर देता तो एरर, तो एरर, समझाई बात। तो ये था आपका आज का लेक्चर। एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ आपको, बड़ी ही शॉर्ट। हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में किस तरह एक वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना है, और जो सी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को 1 बाय 1 कैसे रीड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि हमने ये देखा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंट्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देखा क्या होता है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर जस्ट मैंने दिखाया है, समझाया कम है, अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो मेन लिस्ट में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर समझाया है, जो कि क्या करता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को दे देता है। ठीक है, वो इज इक्वल टू नहीं होता। और उसके बाद हमने पढ़ा मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, जो कि नंबर 1 रिमाइंडर रिटर्न करता है, नंबर 2 फ्लोट के साथ कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता, नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन न्यूमरेटर का होता है वही साइन आंसर का देता है, मीन्स रिमाइंडर का देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पढ़ी, जिसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये आता है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये, थर्ड प्रायोरिटी पे ये। अगर मान लो किसी एक एक्सप्रेशन में एक ही प्रायोरिटी की चीजें लिखी हो तो लेफ्ट टू राइट रूल फॉलो होता है, और इस रूल को मीन्स इस प्रायोरिटी को, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी को हम पैरेंथेसिस यूज करके सेपरेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और एक चीज और, जब भी इंट और इंट मिलते हैं इंट बनता है, इंट और फ्लोट बनते हैं फ्लोट बनता है, फ्लोट और फ्लोट मिलते हैं तो भी फ्लोट बनता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल जो इसमें दिया, 7/2 हमेशा 3 क्यों है, ये देखो। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखो 7/2, जब हम इसको 7 को हम जब भी 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको पता आंसर क्या आएगा, 3.5। नहीं विश्वास तो मैं दिखा लेता हूँ। देखो जब भी हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3.5। फाइन, बट क्योंकि हमारे सी प्रोग्राम के लिए 7 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो आंसर भी एक इंटीजर ही प्रिंट होगा। देख लो 3 प्रिंट होगा, ना कि 3.5। बट बाय द वे एक पल के लिए अगर यहाँ पे एफ लगा देते हैं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि भाई ऊपर का भी इंटीजर है नीचे का भी इंटीजर है। तो भाई मैं फ्लोट कैसे रिटर्न करूंगा, कंपाइलर बोल रहा है। हाँ, अगर मैं इधर लिख लेता, कोई एक मैं फ्लोट बना लेता हूँ, 7.0 लिख देता हूँ, तो आ जाएगा देखना 3.5। मान लो मैं दोनों ही फ्लोट बना लेता हूँ तो भी 3.5 आ जाएगा। सो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। और मैं आशा करता हूँ आपको मीन्स सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती होती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, प्लीज़ कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू।